नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स में। मैं आपका साइंस एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज हम करने वाले हैं अब की बार सीटी पार की साइंस क्लास, जो कि रहेगी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। इसमें हम करने वाले हैं 200 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने में हेल्प मिलेगी। कैसे? टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्या करवा रहे हैं, आपको थ्योरी पोर्शन पूरा कवर करवा रहे हैं। यहाँ पे पिछले अगर 200 प्लस आप पेपर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन पॉसिबल हो जाती है 99%। एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य रहेगा। डेली आप जुड़ेंगे राजेश सर के साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना है और सेशन को लाइक करना है। प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे डैश कहते हैं। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा। ये देखिए आपका कॉर्निया हिस्सा, ये क्या नेत्रोद के पास है, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉर्निया। यहां से प्रकाश एंटर करता है और यहां पे जाता है। दृष्टिपटल, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल होता है रेटिना, जहां पे आपकी इमेज बनती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में। ऑप्टिक्स नर्वस क्या होता है? ये आपकी बाहर की जो नसें होती है ना, तंत्रिका, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्वस। आइरिस क्या होता है आपके पास? ये देखिए आइरिस है यहाँ पे, जो हमारी पुपिल यानी पुतली की प्रोटेक्शन करता है। और इसके अंदर होता है कचाप द्रव यानी वाटर फॉर्म में भरा होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं दृक तंत्रिका, अंध बिंदु बोल देते हैं बेसिकली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृक्क क्या होता है? किडनी होती है। वृक्क यानी किडनी द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्पंदन, निस्पंदन को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोलते हैं बच्चों इसको, फिल्ट्रेशन यानी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है, की मात्रा कहलाती है। सबसे पहले तो क्या होती है इसकी मात्रा? इसकी मात्रा होती है गुच्छ यानी ग्लोमेरुलार, निस्पंदन दर बोलते हैं इसको बेसिकली। अब क्या होता है देखिए, जो हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, गंदे या तरल पदार्थ, वो यूरिन की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो ये क्या करती है? एक तरह से पचाने का काम करती है कोई भी है। और फिल्ट्रेशन यानी अच्छा होता है, ठीक है, फिल्टर खराब चीज होती है उसको निकालने का काम करती है यूरिन फॉर्म में। और मानव शरीर में अगर किडनी की बात करें तो 2 किडनियां उसमें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है। तो बच्चों ये मापी जाती है आपकी गीगा हर्ट्स में। किस में मापी जाती है? गीगा हर्ट्स में। नेक्स्ट देखते हैं, OF2 में ऑक्सीकरण की अपचयन अवस्था है। देखिए कभी भी आपके पास ऑक्सीजन आता है उसमें अपचयन क्या होता है बेसिकली बच्चों? देखो अपचयन आपका शून्य भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये धनात्मक भी हो सकता है। यानी ये डोनेट भी नहीं करता, ये डोनेट करता है और एक्सेप्ट भी करता है। यानी कभी भी आपके पास ऑक्सीजन की अपचयन अवस्था है तो आपका क्या होगा? प्लस का 2 हो जाएगा हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाए तो द्रव का प्रवाह क्या होगा? देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो आपके पास छोटा सा पाइप है, यहां से पानी ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा, बहुत ज्यादा, इधर से भी पानी आ रहा है पूरा, तो यहां से प्रवाह तेज होगा क्योंकि आगे उसका मुंह छोटा है। अगर आपका प्रवाह यहां से पूरा आ रहा है और आपके पास पाइप बहुत बड़ा है तो पानी कैसे निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। तो प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना। तो राइट आंसर हो जाएगा घटेगी। नेक्स्ट देखते हैं, फाउल कोलरा डैश द्वारा होता है। देख फाउल कोलरा बेसिकली क्या होता है? हैजा बोलते हैं। और हैजा क्या होता है? यानी उल्टी और दस्त लग जाते हैं, यानी बंदा बीमार हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। अब ये कैसे होता है? ये होता है आपका पास्चुरेला मेल्टोसिडा, यानी जिसकी वजह से आपका ये एक तरह से क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। यानी आपका बैक्टीरिया अगर बॉडी में प्रवेश कर जाता तो उससे हैजा हो जाएगा। हैजे की फॉर्म में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। तो क्या हो जाएगा? पास्चुरेला मेल्टोसिडा राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी के काटने से एक कमल छोड़ा जाता है जिससे दर्द और असहजता होती है, जैसे एक मृदु क्षार का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो अगर मधुमक्खी काटती है, मधुमक्खी क्या छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल।
फॉर्मिक अम्ल छोड़ेगी, फॉर्मिक अम्ल, मधुमक्खी के कांटे में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब अम्ल से बचाने के लिए हमें क्षार देना पड़ेगा, तो क्षार क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बेकिंग सोडा आपके पास क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। और इसे क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। अब इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो वो क्या होता है, NaHCO3। अब आपसे एक और पूछ लिया जाता है धावन सोडा, धावन सोडा, उसको बोलते हैं सोडियम, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चे, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 होता है। ध्यान रखिएगा, देखो बैक से क्या बनेगा, बाई कार्बोनेट, और धावन से क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, इनका फॉर्मूला आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। खाने का सोडा यानी NaCO3, कई जगह 10H2O भी दिया होता है इसमें, इसके साथ में, और सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3। अब सिरका आपसे क्या पूछा जाता है, जो सिरका होता है ना, सिरके का आपसे क्या पूछ लिया जाता है, पीएच मान पूछ लिया जाता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र मैं बताऊं आपको, CH3COOH। और अगर इसका पीएच वैल्यू पूछ ली जाती है तो पीएच वैल्यू क्या होती है बच्चों, सिरके की 2.4 टू 3.4 इसका लेवल होता है। उसके बाद होता है नींबू रस, जिसको सिट्रिक अम्ल होता है, जिसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है इसमें। और सिट्रिक अम्ल यानी नींबू का रस, उसका पीएच मान पूछा जाता है आपसे। पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछेंगे तो बच्चों कितनी हो जाएगी, 2, नींबू के रस की। उसके बाद होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे पहले आपसे मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं हरियाणा में खासकर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशिया का दूध, उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और इसका अगर रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है इसका फॉर्मूला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोटबुक में लिखिए, बार बार पढ़िए इसको, ताकि आपको हर एक चीज का पता चले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है। तो ये क्या होता है बच्चे, एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होता है, देखो फेफड़े होते हैं, ये मानव के मान लीजिए फेफड़े हो गए ना, ये मानव के फेफड़े हो गए। अब ये क्या उसमें गुब्बारों की तरह होते हैं, गुब्बारों की तरह होते हैं। एल्वियोलाई कहते हैं गुब्बारों की तरह होते हैं। जब आप क्या लोगे, मानव का मुंह है ये, जब मानव का मुंह यहां से आप सांस लेंगे तो क्या होता है, ये गुब्बारे फूल जाते हैं। क्या हो जाएंगे, गुब्बारे फूल जाएंगे, यानी चेस्ट में ऑक्सीजन आएगी। और जब ऑक्सीजन आप बाहर छोड़ते हो तो ये क्या हो जाएंगे, गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। तो इसका काम ये होता है। और एक और इसमें देख लेते हैं ब्रायोल्स, डायाफ्राम देख लेते हैं। डायाफ्राम बेसिकली क्या होता है, यहां पे होता है डायाफ्राम बेसिकली, जो क्या करता है, ये उल्टा होता है थोड़ा सा, एल्वियोलाई का उल्टा होता है। क्या करता है, ये क्या करता है, मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ली, हवा ली बाहर से, तो ये क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ेगा, ताकि ये ऊपर ऑक्सीजन आपकी ऊपर ही रहे, यानी चेस्ट में रहे, गुब्बारों तक ही पहुंचे। और जब आप ऑक्सीजन जो हवा छोड़ते हो तो ये क्या करेगा, ये फैल जाएगा। फैलने की कंडीशन में यहां पे दबाव पड़ेगा तो यहां से ऑक्सीजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ये डायफ्राम का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है आपके पास, ओम मीटर होता है। इसको ओम मीटर लिख सकते हैं, ओम मीटर, ओम मीटर होता है इसका रेजिस्टिविटी का। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले मैं एक बताता तो ओम किसका होता है, ओम होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का ओम होता है, इस ऐसे लिखते हैं ओम को, और ये ओम मीटर होता है। अब देखो
ये थोड़े से अलग ही लग रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है? देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, यानी ये जितना करंट चाहिए सर्किट को उतना ही लेगा, बाकी को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। यानी सर्किट में इसलिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है कि जितना सर्किट को चाहिए उतना यूज करे, बाकी को रोक देता है। क्यों रोक देता है? क्योंकि अगर सर्किट में ज्यादा करंट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस के साथ एक रेजिस्टिविटी लगी होती है, रेजिस्टिविटी वर्ड दिया गया। रेजिस्टिविटी क्या करती है, ये रेजिस्टेंस को बताती है कि जो सर्किट है उसको कितना करंट चाहिए या कितनी सप्लाई चाहिए, तो ये रेजिस्टिविटी का कार्य होता है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट देख लेते हैं, इलास्टिसिटी के मापांक का आयाम डैश के समान होता है। अब इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी यानी कितनी ताकत होती है किस चीज में खींचने की, यानी बेसिक इलास्टिसिटी हार्ड मटेरियल के यूज होता है। मान लो लोहा है आपका, लोहे के आप खींच नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या होती है, हाई इलास्टिसिटी मौजूद होती है उसकी, क्योंकि उसकी वापस आने की क्षमता। रबड़ में सबसे ज्यादा क्या होती है, रबड़ में इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा कम होगी, क्योंकि रबड़ को आप खींचोगे काफी खींच जाएगी, उसको छोड़ दोगे वापस आ जाएगी। लेकिन लोहे में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसको आप खींचोगे तो वहीं का वहीं रहता है, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी मानी जाती है। अब उसका इलास्टिसिटी के मापांक का आयाम किसके बराबर होता है? बेसिकली आपका ये किसके बराबर होता है, दाब के। किसके बराबर हो जाएगा, दाब के। अब दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक बेसिकली इसको बोलते हैं पास्कल। पास्कल में काउंट होता है। अगर पास्कल में आप काउंट नहीं करोगे तो न्यूटन मीटर में कर सकते हो, न्यूटन मीटर में कर सकते हो। उसके बाद आपके पास शक्ति का पूछ लिया जाता है, शक्ति यानी पावर। पावर का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, वॉट होता है। उसके बाद बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर यानी एनएम लिख देते हैं हम इसको। उसके बाद ऊर्जा होती है, ऊर्जा को किस में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऊर्जा क्या होती है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, ना तो ये प्रोड्यूस होती है ना ये खत्म होती है। दाब क्या होता है, किसी चीज पे भी आप प्रेशर लगा रहे उसको दाब कहेंगे। शक्ति यानी किसी कार्य को करने की क्षमता आपकी शक्ति कहलाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक गतिज ऊर्जा 60 जूल वाले एक प्रक्षेप्य को क्षितिज के साथ 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी प्रक्षेप वर्कर के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा बतानी। मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी आप चीज फेंक रहे हो, यानी ये विमान की बेसिकली बात की जा रही है। मान लो आपने पत्थर फेंका कोई, मैं बना के दिखाता हूं आपको। आपने कोई भी पत्थर फेंका, यहां से खड़े हो, आपने पत्थर फेंका, कितने डिग्री एंगल की बात की जा रही है, 45 डिग्री की। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका v, क्योंकि वेलोसिटी तो होगी ना इसकी, v cos 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा v sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें नहीं पता अब किस वेलोसिटी से फेंका गया। अब यहां पे देखो v cos ये कितनी डिग्री है, 45 डिग्री, तो v तो आपका ऐसे ही रहेगा, और cos 45 कितना होता है, 1 अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा v अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आरंभिक गतिज ऊर्जा यानी इसको बोल देता हूं मैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल यानी शुरू वाली क्या होती है, 1/2 mv²। काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला कहता है 1/2 mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी देखिए क्या है, 1/2 m v आपका क्या यहां पे कितना होगा, v/√2 का स्क्वायर। अब यहां से क्या बनेगा, 1/2 m v का बन जाएगा स्क्वायर, और √2 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2। अब देखिए ध्यान से, ये इतना आपका कितना क्या है, ये इतना आपको दिया गया था 60 जूल, और ये 1/2 बच गया, इसको आगे लिख लेंगे इंटू 60 लिख लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 30 जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। च्युइंगम फिट्स एक डैश का लक्षण है। च्युइंगम फिट्स बेसिकली किसका होता है, ये आपका केनाइन डिस्टेंपर। केनाइन डिस्टेंपर क्या होता है, ये कुत्तों में बीमारी हो जाती है, कुत्तों में संक्रमण हो जाता है। और किसके कारण होता है, ये
वायरल हो जाते हैं, बीमारी जो खाज खुजली मतलब च्युइंगम एक मुंह में भी बोल सकते हैं आप। तो कैनाइन डिस्टेम्पर आपका किस में होता है, डॉगिस में यानी कुत्तों में एक वायरस होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। और रेबिस भी आपका किस में होता है, कुत्तों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है। क्या कह रहा है वो देखो, कोई चीज है, मान लीजिए पानी है, वाटर है ये। अगर आप किसी भी गैस का इस पे दबाव डाल रहे हो, क्या डाला, गैस, ये है जल मान लो, और ये है गैस, इसका दबाव डाला, तो क्या कोई भी तापमान बाहर से आया, कोई भी तापमान बाहर से आया, क्या वो इसको परिवर्तित करता है? अगर हाँ, तो वो कहां से लिया गया है? तो बच्चों ये है गे लुसाक का नियम। यानी क्या कहता है वो गे लुसाक का नियम, कि कोई भी अगर आपका आयतन है किसी भी पदार्थ का, अगर उस पे गैस का दबाव डाला गया है, तो वो तापमान पे डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है तापमान के चेंज होने के साथ। बेसिकली मान लीजिए आपके पास कोई पी है, पी है, अब वो चेंज किस पे हुआ, मान लीजिए कोई आपका कोई भी आयतन है पी, ठीक है, वो चेंज हुआ टेम्परेचर 1 पे। ये इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल है, और ये फाइनल है। अगर फाइनल आपका क्या हो जाता है, वो भी किसकी फॉर्म में हो जाएगा, फाइनल की फॉर्म में चेंज होगा। तो यहां से देखो, यहां से यहां टेम्परेचर था, यहां से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पी डायरेक्टली क्या हो जाता है आपका, डायरेक्टली आपका क्या हो जाता है, टी के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गे लुसाक का नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जुए सोपोनोसिस का एक उदाहरण है। बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, मानव क्षय रोग होता है, यानी कुष्ठ रोग आप इसको बोल सकते हैं। अब मानव क्षय रोग क्या होता है, ये आपका बेसिकली फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। आपका फेफड़ों में क्या हो जाएगा बच्चे, संक्रमण हो जाएगा फेफड़ों में, यानी पानी टाइप कह सकते हैं, भर सकता है। क्षय रोग यानी फेफड़ों में क्या हो जाता है, आपका क्षय रोग हो जाता है। ये इसका ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। एक तो दंत रोगियों के लिए, यानी जो आपके डॉक्टर होते हैं दांत देखने वाले, एंटी डॉक्टर वगैरह, वो आपका अवतल दर्पण यूज करते हैं। और कौन यूज करते हैं अवतल दर्पण, हेडलाइट में, हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है। और इसका डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। अवतल दर्पण क्या होता है, किनारों से मोटा और बीच से पतला, यह होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण आपका किस में लगता है, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में आपका क्या लगेगा बच्चों, अवतल दर्पण। दोबारा देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, रोगियों के दांत चेक करने में, क्योंकि इससे प्रतिबिंब क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। हेडलाइट में, क्योंकि जितनी हेडलाइट होती है आपकी, जैसी गाड़ी की लाइट जाएगी तो बड़ी दिखाएगी चीज को, ताकि सामने वाली चीज स्पष्ट दिख सके। निकट दृष्टि दोष में यूज होता है। और ये क्या होता है, साइडों से चौड़ा बीच से पतला, ये भी पूछा जाता है। अब निकट दृष्टि दोष बच्चों क्या होता है, जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। पास की वस्तु क्या देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। देखो जो रोग होता है ना, जैसे निकट दृष्टि दोष है, उसमें निकट की ही दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। अगर आपका दूर दृष्टि दोष है, उसमें दूर की ही साफ दिखाई देगी, पास की नहीं देगी। सिंपली याद करने का तरीका है इसको। तो हेडलाइट में निकट दृष्टि दोष, पास की वस्तु देखने जिसको दिखाई दे उसको निकट दृष्टि दोष होते हैं। हेडलाइट में यूज हो रहा है आपका, और किसमें, दांतों के रोगियों में डॉक्टर यूज करते हैं। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बेसिकली आपका क्या होता है, ये गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, गाड़ी साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर होता है, वो उसमें आपका उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। अब आपका उत्तल दर्पण ऐसे होता है देखिए, और ये किस लिए जो यूज होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में बच्चों वही होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो रोग होता है वही आपको, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है आपका, बेसिकली आपका जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट,
बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि याद करने में आपको, और साथ के साथ बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आपने सिर्फ हमारा साथ देना है, हम आपको बिल्कुल नोट्स बनवाएंगे प्रॉपर सीईटी को क्रैक करने के लिए। वीडियो शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने शेयर नहीं की। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ के साथ। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो एचएसएससी के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहां से आपको हर एक सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस मिल रही है, पीडीएफ भी दी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस है, सीईटी के लिए रामबाण है क्योंकि सीईटी क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी। दोबारा बता देता हूं, आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, तो वहां से आप ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे थ्योरी भी करवाई जा रही है और यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए रामबाण होंगे एचएसएससी का सीईटी क्रैक करने में। सो थैंक यू गाइस।